डू यू ऑल्सो बिलीव कि प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट होती है? क्या हमें कुछ महीने अपनी तैयारी के मेंस को देने चाहिए और कुछ महीने प्रीलिम्स को देने चाहिए? सिर्फ यही तरीका है पढ़ाई करने का? यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऐसे सवाल रहते हैं। मैं पिछले काफ़ी सालों से स्टूडेंट्स को मेंटर करता आया हूँ और उनका एक प्राइमरी कारण ये होता है डिस्कशन का या क्वेश्चन का कि जब मैं मेंस की तैयारी करूँ तो प्रीलिम्स की मेरी प्रिपरेशन या प्रैक्टिस रह जाती है। जब मैं प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करता हूं तो मैं मेंस आंसर राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाता हूं। अब इनको इंटीग्रेट करके कैसे चलना है, आज मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा कि ये जो प्रिपरेशन है, जो आपको डाइवर्ज होती हुई यहाँ पे नजर आ रही है, वो एक्चुअली डाइवर्जेंट नहीं है। उनको कन्वर्ज किया जा सकता है। ऑफ कोर्स ये मैं नहीं कहूंगा कि आप मेंस से 10 दिन पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले आप प्रीलिम्स की तैयारी करो, या आप प्रीलिम्स से जब 50 दिन रह गए हो प्रीलिम्स एग्जाम में तो तब आप मेंस के आंसर लिखो। मैं खुद ये एग्जाम दे चुका हूँ, इंटरव्यूज दे चुका हूँ, तो मुझे पता है कि ये सब चीजें इम्प्रैक्टिकल चीजें हैं, नहीं की जा सकती। लेकिन अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट यू हैव लेफ्ट अप अंटिल द प्रीलिम्स एग्जाम, टाइमलाइन के हिसाब से आपको कैसे प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करना है आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे स्टेप बाय स्टेप हम अपने गोल की तरफ बढ़ेंगे। हम ऐसा कभी भी नहीं होगा कि हमने पहले ही दिन कोई टॉपिक पढ़ा और फिर हम उसका एक आंसर लिखने लग गए। इसीलिए सबसे पहला स्टेप होता है नॉलेज गेन करना। नॉलेज गेन करने के बाद आप उसको अंडरस्टैंड करते हो, समझते हो। क्या आपको समझ में आया कि आर्टिकल 21 के अंदर 1978 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से क्या चेंज हुआ? पहले पहले आर्टिकल 21 में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के शब्द यूज होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ समझेंगे। अब इन दोनों में फर्क क्या है, मीनिंग में डिफरेंस क्या है, एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है, ये पता लगा कि नहीं पता? उसके बाद तीसरे लेवल पे जब हम अंडरस्टैंडिंग को अपनी ले जाते हैं, वो होती है एप्लीकेशन स्टेज। जब आपसे पूछा जाए कि इंडिया में जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एज एन एक्सपेंडर और प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, तो वहां पे क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूं यही सेम एग्जांपल जो मैंने पढ़ी थी? और उसके बाद क्या मैं क्रिटिकली एनालाइज चीजों को एनालाइज कर पा रहा हूं, डिस्कस कर पा रहा हूं, कंक्लूजन निकाल पा रहा हूं या नहीं निकाल पा रहा हूं? ये स्किल स्लोली प्रोसेस के साथ डेवलप होता है। लेकिन जितना आप सोचोगे कि मैं सिर्फ अलग अलग से प्रीलिम्स के लिए पढ़ लेता हूं या सिर्फ मेंस के लिए अलग से पढ़ लेता हूं, उतना आप इस ट्रैप में फंसते जाओगे कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों अलग अलग तैयारी होती है। ना तो यूपीएससी ने हमसे कभी कहा, ना तो मैंने कभी सुना कि आप प्रिपेयर करो सेपरेटली प्री और मेंस को। हाँ, ऑफ कोर्स 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स, 3 मंथ्स बिफोर मेंस द थिंग इज डिफरेंट। बट राइट नाउ आप चाहे कोई भी अटेम्प्ट देने वाले, आप 3 मंथ्स बिफोर प्रीलिम्स वाली टाइमलाइन में नहीं हो। सब डिपेंड करता है दोस्तों टाइमलाइन के ऊपर। अब अगर हम देखें कि नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या चीज समझनी, नेक्स्ट हमें यह समझनी है कि अब प्रीलिम्स का पेपर उठाओ और मेंस का पेपर उठाओ, तो प्रीलिम्स और मेंस में देर आर टू टाइप्स ऑफ टॉपिक्स। एक होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, एक होते हैं जो ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। एक होता है जो सिर्फ मेंस ओनली या मेंस स्पेसिफिक जाते हैं, मेंस ओनली या मेंस स्पेसिफिक जाते हैं। इसमें हमारा एथिक्स आ जाता है, इसमें हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट आ जाता है, इसमें हमारा एस्से राइटिंग आ जाता है, इसके अंदर हमारा इंटरनल सिक्योरिटी आ जाता है, इसमें हमारा आईआर आ जाता है, हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस आ जाता है, और सोसाइटी में इंडियन सोसाइटी या सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आता है। तो बेसिकली जब हम मेंस ओनली टॉपिक्स की बात करते हैं, ये मेंस ओनली टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द पेपर और मेजॉरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स जैसे कि पॉलिटी, साइंस एंड टेक, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और आईआर के इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स, सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स, आप देखोगे कि ये चीज आप तैयार करते हो प्री के लिए भी और यही काम आती है मेंस में भी।
it is absolutely not advisable to take up topics which are mains specific और प्री स्पेसिफिक जस्ट बिकॉज कि वो हमारे सिलेबस में ओवरलैप नहीं करते। और मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको ये बताऊंगा कि ओवरलैप कैसे काम आता है, कैसे हमें नजर आएगा कि कौन से लेवल की प्रिपरेशन से सेम टॉपिक के ऊपर, सेम चीज के ऊपर आपसे प्री में जो सवाल पूछेगा, मेंस में जो सवाल पूछेगा, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज, आपका डेप्थ ऑफ नॉलेज दोनों में टेस्ट होगा। लेकिन आपका एक्सप्रेशन, आपका आंसर राइटिंग, प्रेशर के अंदर आंसर लिखना, ये मेंस में टेस्ट होगा। और सही जवाब को सिलेक्ट करना, यूज करना, ये प्री में टेस्ट होगा। टॉपिक सेम ही होगा। जैसे आप ये देखो, एक थीम है जिसमें इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमसे बोला जाता है कि मेंस में ना एक टॉपिक है इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज रिलेटेड टू इट। तो जब मैं इंक्लूसिव ग्रोथ मेंस के लिए पढ़ूंगा तो मैं डेफिनेटली इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई को पढ़ूंगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्सेस इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई। जब मैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस या डिस्टिंग्विश कर पा रहा हूं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, मुझे इसके बारे में क्या पता होना चाहिए? मुझे ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन निकालता है, इंडिया की रैंक उसमें क्या है, इस ह्यूमन डेवलपमेंट निकालने को या इस प्रोसेस में डिफरेंसेस क्या है, क्या डिफरेंस है एचडीआई में, कौन से पैरामीटर मेजर होते हैं, आईएचडीआई में कौन से पैरामीटर मेजर होते हैं। और इसी के बेसिस पे आप बताओगे कि इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए आईएचडीआई क्यों बेटर इंडिकेटर है। सेम वे मार्केट इकोनॉमी के अंदर इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे पॉसिबल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन से आपने बताना है। तो प्री के लिए आप पढ़ते हो कि गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, उन इनिशिएटिव्स को आपने यहां पे इलैबोरेट करना है इन द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। 2019 में पूछा कि स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी और इंक्लूसिवनेस इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर जब मैं इस पर्टिकुलर कंटेंट के लिए अपना तैयारी करूंगा, अपनी प्रिपरेशन करूंगा, मतलब मैंने मेंस को ध्यान में रखते हुए इंक्लूसिव ग्रोथ को तैयार किया, तो उसमें मैं इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई भी पढ़ूंगा, उसमें मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, वो कैसे हेल्प करता है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है, ये भी पढ़ूंगा। और मैं ये साथ साथ पढ़ूंगा कि सीएसआर या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए कैसे हेल्पफुल है। कहने का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि मैंने अगर मेंस को अपना गाइडिंग लाइट मान लिया है, मेंस के टॉपिक्स को अपना गाइडिंग लाइट मान लिया है, तो मैं प्रीलिम्स के टॉपिक्स को भी डेप्थ में अपने आप ऑटोमेटिकली कवर कर पाऊंगा। इसीलिए माय प्रिपरेशन शुड बी मेंस सेंट्रिक बट नॉट मेंस ओनली। यही चीज मैं अपने मेंटीज के साथ, जो मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, उनको भी यही आर्किटेक्चर के अंदर ट्रेन कर रहा हूं कि आप सब्जेक्ट उठाओ, उसकी थीम उठाओ, थीम होगी मेंस के सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि प्रीलिम्स का तो कोई सिलेबस ही नहीं है। प्रीलिम्स का कोई सिलेबस नहीं है। प्रीलिम्स का सिलेबस हमें पता लगता है बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दैट इज इट। हमने सोर्सेस बनाए कैसे कि प्रीलिम्स का ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ लो, ये बनाया कैसे? ऐसा उसने प्रिस्क्राइब तो नहीं किया है। यूपीएससी हैज नॉट गिवन प्रिस्क्रिप्शन, ऑल्दो रिसेंट टाइम्स में यूपीएससी चेयरमैन ने यह स्टेटमेंट जरूर दी है कि हम स्टैंडर्ड सोर्सेज, गवर्नमेंट वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स, इनसे पेपर बनाते हैं। लेकिन उसने प्रीलिम्स के लिए कोई बुक लिस्ट तो नहीं दी है। बुक लिस्ट तो हमने बनाई है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी फाइंड इन द एक्चुअल एग्जाम। Earlier we used to find a lot of questions from NCERT. Today also in geography we find a lot of questions from NCERT, so we recommend NCERT to be read. But the same thing cannot be said for other subjects कि वहां से क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, ये हम नहीं कह सकते। इसका मतलब ये है कि हम स्किप कर देंगे वो पढ़ना, कि उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या हम कंप्लीटली स्किप कर देंगे? वो नहीं। एज अ बिगिनर आप एनसीईआरटी फाउंडेशनल के लिए कभी स्किप नहीं करोगे। अगर आप स्लीपी का कंटेंट पढ़ते हो तो उसमें एनसीईआरटी हमेशा फाउंडेशन होती है, बेस होती है। जैसे मैं जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूं, व्हेन आई टीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई आल्सो कीप इन माइंड द क्लास 11th एनसीईआरटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या होता है, व्हाट इज द नीड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों है, ये सब उस एनसीईआरटी से पढ़ा।
कहने का मतलब है कि मैंने अपनी प्रिपरेशन को मेंस सेंट्रिक रखना है, मतलब सिलेबस मेंस का उठाऊंगा लेकिन पढ़ूंगा उसको डेप्थ में ताकि प्री भी कवर हो जाए। ये देखो पॉलिटी का ही एक एग्जांपल देखो, जुडिशरी और सेपरेशन ऑफ पावर, ये स्पेसिफिकली आपके मेंस के सिलेबस में मेंशन्ड है। सवाल देखो 2013 में पूछा, सुप्रीम कोर्ट कीप्स अ चेक ऑन आर्बिट्ररी पावर ऑफ पार्लियामेंट इन अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, डिस्कसेस क्रिटिकली। 2016 में पूछा, क्या जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है। 2019 में पूछा कि हमारे संविधान में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। 2020 में पूछा, जुडिशियल लेजिस्लेशन इज एंटीथेटिकल टू सेपरेशन ऑफ पावर। आई थिंक ये 2020 में नहीं 22 में पूछा था। रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पीआईएल एंड हैज इंडियन सुप्रीम कोर्ट इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल जुडिशरी। 2025 में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और उसके ऊपर लगने वाले सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लिमिटेशंस के बारे में पूछा है। भाई लोग ध्यान रखो ये चीज कि अगर आप इस लेवल पे पढ़ लेते हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की पावर को, सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में जो भी कहा सुनी होती है रिलेटेड टू अमेंडमेंट्स, रिलेटेड टू अमेंडेबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप इस लेवल पे तैयार कर लेते हो तो ट्रस्ट मी प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप इजीली आंसर कर पाओगे। आप सेम वे में 2019 में पूछा गया जो प्रीलिम्स का सवाल है, 2019 में प्रीलिम्स का सवाल पूछा गया था रिगार्डिंग 9th शेड्यूल, 2017 में भी पूछा गया था, उन क्वेश्चंस को तो आप आराम से टैकल कर लोगे। सेम वे लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के बारे में जो मेंस में सवाल आता है, प्रीलिम्स में भी यही पूछा जाता है कि कौन कौन फ्री लीगल एड, कौन कौन फ्री लीगल एड के लिए एलिजिबल है भारत में। आप ये समझिए कि आप मेंस लेवल पे तैयारी करोगे ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स साथ साथ इंटीग्रेट होगा, ओनली द स्किल सेट is different and I will talk about that skill set. Just give me a few moments, stay with me. Article 21 प्रीलिम्स का भी फेवरेट है, मेंस का भी फेवरेट है। आर्टिकल 21 के बारे में ढेर सारे सवाल पूछे गए, जैसे does the right to clean environment entail legal regulation on burning crackers? Examine the scope of FR in light of Supreme Court judgment on right to privacy. Right of movement and residence है ना, ये 19 के बारे में है। चलो, right to privacy is intrinsic to life and liberty, explain with reference to DNA testing. तो आर्टिकल 21 के बारे में मल्टीपल सवाल पास्ट में पूछे गए, प्रीलिम्स में भी यही देखने को मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि मेंस के सिलेबस से, मेंस के पीवाईक्यू से मुझे इंडिकेशन मिलती है कि आर्टिकल 21 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब मैं ऐसा आई कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे आपके लिए पर्सनालिटीज के ऊपर बेस्ड मेंस में सवाल आते हैं, गांधी जी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस एंड रविंद्रनाथ टैगोर। तो अब प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आप ऑब्जर्व करोगे कि प्रीलिम्स में भी इनसे रिलेटेड सवाल बहुत बार आते हैं। जैसे साल 2026 के प्रीलिम्स में सुभाष चंद्र बोस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के छोड़ने को लेकर एक प्रॉपर सवाल पूछा गया। तो कौन सी पर्सनालिटीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक बहुत ही बेहतरीन इंडिकेटर मेंस के क्वेश्चंस होते हैं। मेरा आइडिया सिंपल है कि मैं मेंस के लेवल की तैयारी करूंगा तो मेरी प्रीलिम्स में हेल्प होगी। वो क्यों? नंबर 1, मेरे पास कॉमन थीम्स हैं जो मेंस के सिलेबस और प्री के अंदर देखने को मिलती है। इन कॉमन थीम्स को मैंने आपको मैनिफेस्ट भी करवाया, आर्टिकल 21 फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है, पर्सनालिटीज, सर्टेन पर्सनालिटीज, देन कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ UNFCCC। ये जब मैं डेप्थ में पढ़ता हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरे से प्री में पूछ ले, मेंस में पूछ ले, मैं तो तैयारी कर रहा हूं ना, मैं तो तैयारी कर रहा हूं ना। तो मैं अपने दिमाग में प्री और मेंस की बिना मतलब के डिवीजन या साइलोफिकेशन ना करूं। तो इसी तरीके से मैं अपने मेंटरशिप बैच के अंदर भी स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं विद 1:1 मेंटरशिप, with a proper schedule which has been already pre-designed, with a schedule जिसके बेसिस पे स्टूडेंट्स डेली पढ़ते हैं, डेली आंसर राइटिंग करते हैं, थर्सडेज को MCQ सेशन अटेंड करते हैं, सैटरडेज को आंसर राइटिंग करते हैं। यही चीज मैं आप सब लोग के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो, कार्बन क्रेडिट या क्लाइमेट चेंज का लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफिकल्ट होता जा रहा है,
तो जब मैं मेंस के लिए तैयार करूंगा तो मैं क्लाइमेट चेंज को इतना होलिस्टिकली तैयार कर लूंगा कि मैं प्रीलिम्स का कार्बन मार्केट्स वाला क्वेश्चन बहुत आसान से कर लूंगा। अब हो सकता है 2026 के मेंस में, जो अगले कुछ ही दिनों में होने वाला है, कार्बन मार्केट्स का क्वेश्चन मेंस में आ जाए, क्योंकि आर्टिकल 6 के बारे में क्वेश्चन प्री में आ चुका है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों? कहने का मतलब है कि ये इधर उधर की साइलोफिकेशन मत करो कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं मेंस के लिए या प्री के लिए, खास तौर पे जब आप पहले अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट हो। व्हेन यू आर फर्स्ट अटेम्प्टर यू नीड नॉट डू एनी साइलोफिकेशन। हाँ, क्या हमें नोट्स अलग तरीके से बनाने चाहिए, ये मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में करूंगा डिस्कस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं नोट्स के बारे में वीडियो बनाऊं तो प्लीज नोट्स लिख दो कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई नो दैट यू आर वाचिंग, यू आर लिसनिंग, यू वांट मी टू क्रिएट अ वीडियो ऑन नोट्स। जैसा मैंने पहले स्टूडेंट से पूछा था उसके हिसाब से वीडियो बनाइए। स्टूडेंट से मैंने पूछा था कि क्या आप चाहते हो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्ट्रेटेजी बनाओ, वो भी बनाई है, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, लिंक लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है बेसिकली हम एक ऐसी थीम, एक ऐसे प्रिपरेशन के शेड्यूल में होने चाहिए जहां मेंस के सिलेबस को सेंटर माने, सेंटर ऑफ अटेंशन, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, एंड उसके बेसिस पे तैयारी करें। ऑटोमेटिकली एज अ बाय प्रोडक्ट आपको प्री की प्रिपरेशन दिखनी शुरू हो जाएगी। यहां तक कि अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि सर एथिक्स तो सिर्फ मेंस में आता है। यहां तक कि अब तो आप मुझे ये भी नहीं कह सकते कि सर एथिक्स तो मेंस में आता है, सिर्फ एथिक्स की प्रिपरेशन से क्या फायदा हो जाएगा। 4 पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जीएस पेपर 1 में पूछे गए, जिसमें से 3 एथिक्स या एथिकल डिसीजन मेकिंग से जुड़े थे, है ना। अब अगर आप टेररिज्म के बारे में पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस रिलेटेड टू टेररिज्म वो भी पढ़ोगे ना, वो प्री में काम आएगा। यानी आईआर, इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स तो पढ़ोगे तो वो प्री में काम आएगा। और जब करंट अफेयर्स के साथ इंटीग्रेट करके थीम्स या सिलेबस पढ़ोगे तो मेंस आंसर लिख पाओगे। That means all the understanding which I am giving you with multiple examples over here, मैं multiple examples आपको देते जा रहा हूं, जिससे हम एक तो across the mains exam theme सेम रखते हैं, है ना, और दूसरा प्री और मेंस के हिसाब से थीम सेम रखते हैं। तो आप देखोगे कि नॉलेज आइडेंटिकल है, लेवल ऑफ थिंकिंग बदलती है। कैसे बदलती है? पहले सिमिलैरिटीज देखते हैं। सिलेबस 75% सेम है, करंट अफेयर्स सेम है, कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशंस सेम है। मतलब अगर आपको फिस्कल हेल्थ इंडेक्स पढ़ना है तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स मेंस में भी पूछा जा सकता है और प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। मेंस में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, सॉरी, प्रीलिम्स में फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कौन निकालता है, इसका फर्स्ट एडिशन था, सेकंड एडिशन था, थर्ड एडिशन था, कौन सा था, इसमें कौन से स्टेट्स टॉप पे हैं, कौन से बॉटम में हैं, इसमें कौन से पैरामीटर्स के बेसिस पे फिस्कल हेल्थ निकाली जाती है। ये मेरी प्री की प्रिपरेशन है। अब मेंस की प्रिपरेशन के लिए ये सब तो है ही, ये सब तो फाउंडेशनल है ही, लेकिन उसके बाद फिस्कल हेल्थ इंडेक्स निकालने से मेरे स्टेट्स की जो फिस्कल पोजीशन है उसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है, सेंटर स्टेट रिलेशंस में कैसे एक इंपॉर्टेंट पिलर की तरह स्टैंड हो सकता है, ये मेंस के लिए हो जाएगा। अब आप समझ रहे हो कि सेम कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन, सेम स्टैटिक नॉलेज, सेम पीवाईक्यू, मतलब पीवाईक्यू इन द सेंस कि मेंस के पीवाईक्यू, प्रीलिम्स के पीवाईक्यू आपके पास पता है, सेम बेसिस ऑफ एनसीईआरटी इज देयर। द ओनली थिंग इज दैट इफ वी टॉक अबाउट मेंस, ये नीचे वाली साइड मेंस है और ऊपर वाली साइड प्रीलिम्स है। नीचे वाली साइड मेंस है, ऊपर वाली साइड प्रीलिम्स है। तो प्रीलिम्स में recognition of the correct option is required, whereas mains में you have to recall the entire sentence, पूरा सेंटेंस रिकॉल करना है। जहां यहां पे आइडेंटिफिकेशन करनी है वहां पे एक्सप्लेनेशन करना है, यू हैव टू एक्सप्लेन द कॉजेस, कॉन्सिक्वेंसेस, फैक्टर्स। जहां यहां पे आप नंबर ऑफ टॉपिक ज्यादा कवर करने की कोशिश करोगे, मेंस में आप उस टॉपिक की डेप्थ ज्यादा पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है कि कास्ट सेंसस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन कास्ट सेंसस में क्या इश्यूज आ रहे हैं, इसके अलग अलग डाइवर्स पॉइंट्स आपके पास होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में यह खबर आई कि कास्ट सेंसस में जो कास्ट की एंट्रीज होनी है उसको लेकर एक फाइनल प्रोसीजरल प्रॉब्लम आ रही है। ये डिसाइड करने में प्रॉब्लम आ रही है कि हम क्या कास्ट के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देंगे, क्योंकि ऑनलाइन भरा जा रहा है,
टैबलेट पे भरा जा रहा है सेंसस। ड्रॉप डाउन मेन्यू में कास्ट की एक पहले से बनी हुई लिस्ट दे देंगे और उसमें से कहेंगे कि आप अपनी जाति को सेलेक्ट कीजिए, या हम सेल्फ एनलिस्ट करने के लिए बोलेंगे, यानी जो व्यक्ति अपनी जो जाति बताएगा उसको हम नोट कर लेंगे। इन दोनों ऑप्शंस में से क्या होने वाला है, इसको लेकर चर्चा जारी। इसका मतलब वन ऑफ दोस चैलेंजेस इज दिस, प्रीलिम्स में आपसे ये चैलेंज नहीं पूछेगा, लेकिन प्रीलिम्स में आपसे कास्ट सेंसस की फैक्चुअल जानकारी मांगेगा। क्यों ना जो भी टॉपिक उठाएं उसको होलिस्टिकली पढ़ें, स्पेशली इन द मंथ्स ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। These are the 5 months or 150 days which will make or break your attempt of 2027. And once again, time and again, in fact, I have been saying on multiple platforms that if you want to connect with me for mentorship, you can connect with me, and my email ID is ayush@sleepyclasses.com. You can also post your doubts on my Telegram channel. That Telegram channel is RAINAHAINA05। टेलीग्राम पे भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। खैर, तो यदि मैं चाहता हूं, अगर मैं चाहता हूं कि इस तरीके से आपको समझा जाए डिफरेंस, जहां एमसीक्यू वर्सेस स्ट्रक्चर्ड राइटिंग, स्पीड मैटर करती है, क्वालिटी प्लस स्पीड यहां मैटर करती है, और जो पढ़ा होता है उसकी एप्लीकेशन यहां मैटर करती है, तो आपके लिए मेंस की लेवल की तैयारी करोगे, ऑटोमेटिकली प्री लेवल पे सक्सेसफुल हो जाओगे। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सेपरेट प्रिपरेशन कर रहे हैं, रीडिंग एंड कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू अ थॉट। वेदर आई कैन सी दैट दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी यूज्ड एज एन आर्ग्यूमेंट इन माय मेंस आंसर, मैं ये सोच ही नहीं रहा हूं, मैं बस पढ़ता चला जा रहा हूं, जानकारी इकट्ठा किए जा रहा हूं, रटने की कोशिश किए जा रहा हूं, पर कभी भी मैं थॉट नहीं दे रहा हूं। वो थॉट दोगे तभी आंसर में ट्रांसलेट होगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स के ऊपर जंप कर जाना विदाउट रीडिंग द बेसिक्स, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मेंटरशिप में मंथली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करता हूं, हाँ, डेली जो जो आर्टिकल्स आते हैं मैं उनके बारे में बताता हूं स्टूडेंट्स को, लेकिन मंथली करंट अफेयर्स पे मेरा ज्यादा एम्फेसिस रहता है, क्योंकि वो एक डुएबल प्रोजेक्ट होता है, इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट उठाने की जरूरत नहीं है। तो जो मैं तैयारी करता हूं उसके कुछ पिलर्स हैं। पहला पिलर है पीवाईक्यू, दूसरा पिलर है एग्जैक्ट सिलेबस और उसका टॉपिक, ये मैं मेंस की बात कर रहा हूं। तीसरा पिलर है कंसेप्ट समझ आता है या नहीं, टेम्परेचर इन्वर्जन समझ आता है या नहीं, जियोस्ट्रॉफिक विंड समझ आता है या नहीं, जुडिशियल रिव्यू और रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट में फर्क समझ आता है या नहीं। स्टैटिक नॉलेज मैंने तैयार कर ली है, करंट अफेयर्स ऐड करूंगा, रिवाइज करूंगा, एमसीक्यू सॉल्व करूंगा, आंसर राइटिंग करूंगा, फीडबैक लूंगा। यही तो पिलर है। यही पिलर अगर आपको इंटीग्रेटेड एक जगह पे मिल जा रहे हैं, विद कंटेंट, विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, विद फॉलो अप, तो आई थिंक आप एक बार हमारी वेबसाइट विजिट करके जरूर देख सकते हैं। तो यू वांट टू प्रिपेयर टू बिकम द कैंडिडेट, डोंट प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स, डोंट प्रिपेयर फॉर मेंस, बिकम अ candidate and administrator, and that is when you will flourish। तो इस तरीके से आपने थीम मेंस की उठानी है, डेप्थ प्रीलिम्स प्लस मेंस की दोनों लेके आनी है, कंटेंट वाइज भी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं नोट मेकिंग में आपको कुछ सलाह दूं, which I think you guys might want, please comment notes। एंड अगर मुझे 20 के आसपास कमेंट्स नजर आ जाते हैं तो मैं नोट्स मेकिंग और नोट बनाने के ऊपर एक बहुत ही इलैबोरेट वीडियो बनाऊंगा। उस इलैबोरेट वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में आपको किन चीजों के नोट्स बनाने चाहिए, किन के नहीं, और अगर बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं। सी यू गाइज वेरी सून। धन्यवाद।